क्लास 12th बुक सेकंड, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, और 1971 के बाद किस तरीके से भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संस्थाएं काम करती हैं उन्हें किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया, और किस तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो किस तरीके से जनता की भलाई के लिए कार्य करती है, उसमें किस तरीके से बाधाएं आ रही थी, और पूरा जो देश है वो उस समय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, और किस बहुत सारी समस्याओं का 1971 के बाद भारत को देखना पड़ा था। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या संकटें आई थी। पहला है 1971 के बाद राजनीतिक में परिवर्तन क्या क्या हुए। तो जैसे कि आपने चैप्टर 4 और 5 में पढ़ा ही है कि चैप्टर 4 में आपको बताया गया है कि भारत की विदेश नीति जिसके अंदर हमने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं उनका देहांत हुआ। तो पहले प्रधानमंत्री जो थे आप सभी को पता होगा कि नेहरू जी थे, और नेहरू जी की मृत्यु के बाद किस तरीके से तत्कालीन ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, और लाल बहादुर शास्त्री भी ज़्यादा समय तक नहीं जीवित रह पाए, और फिर कांग्रेस ने नया प्रधानमंत्री बनाया इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब देश की स्थिति खराब थी, और वो तो इन्होंने बचा लिया था, बट राज्य के अंदर इन्होंने बहुत सारे राज्य अपने हाथ से गंवा दिए थे, ठीक है। 9 राज्य जो थे वो चौथे आम चुनाव के बाद कांग्रेस के हाथ से जा चुके थे। जो इनकी शक्ति थी, जो इनकी लोग इनको पसंद करते थे, वो सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो इसके बाद क्या हुआ, सारा ब्लेम जो है इंदिरा गांधी के ऊपर दे दिया गया कि आपके वजह से जो है हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी इनको बनाया था सिंडिकेट ने। सिंडिकेट सोच रहा था इंदिरा गांधी जो है उनके अनुसार कार्य करेगी, मगर इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने अपने सलाहकार जो हैं वो पार्टी से बाहर रख लिए थे। सलाहकार जो थे पार्टी के बाहर से रखे हुए थे, तो जिसके वजह से सिंडिकेट जो थी उनसे नाराज़ रहने लगी थी। फिर राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति के चुनाव के बाद खुलकर इंदिरा और सिंडिकेट का जो मतभेद है वो लोगों के सामने आ गया था, इसलिए भी सिंडिकेट जो है वो इंदिरा गांधी से चिढ़ने लगी थी। उसके बाद सारा ब्लेम इंदिरा गांधी पे थोप दिया गया कि तुम्हारे वजह से ये स्थिति आई है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने निश्चय किया कि सबसे पहले वो क्या करेगी, जनता में वो लोकप्रिय होगी, जनता में उसे क्या होना है, लोकप्रिय होना है। दूसरा, पार्टी में अपना प्रभुत्व कायम करना है, अपनी शक्ति को कायम करना है, ये इसने डिसाइड कर लिया था। पार्टी के अंदर भी लोकप्रिय होना है और पार्टी के बाहर भी जनता में भी लोकप्रिय इनको होना था। फिर इन्होंने काम करना शुरू किया, जैसे कि प्रीवी पर्स जो है उसको ख़त्म किया, इसको समाप्त किया इन्होंने, गरीबों के लिए काम किया इन्होंने, और इन्होंने फिर गरीबों के लिए काम करा, ठीक है। तो 1971 में इन्होंने दलित, महिला, अल्पसंख्यक इनका सहारा लेकर तो अल्पसंख्यक पर इन्होंने काम किया, और जिस वजह से जो 5वां चुनाव था उसमें ये एक लोकप्रिय होकर उभरी थी, ठीक है। तो जो आपका 6th चैप्टर है ना, उसमें पहला टॉपिक ही यही है कि 1971 के बाद भारत की राजनीतिक में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले यही है कि इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत लोकप्रिय हो गई, लोगों को लगने लगा, गरीबों को लगने लगा ये गरीबों की मसीहा है। इस तरीके से इंदिरा गांधी जो थी वो लोगों के बीच में उभर कर आई थी, ठीक है। और इन्होंने 1971 के बीच में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। ये तो हो गई 1971 के बाद भारत की राजनीतिक में क्या क्या परिवर्तन हुआ था, ठीक है। मगर 1971 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आई थी उसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो 1971 देखिए,
अगर आप इंडिया को देखेंगे 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद से ही भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है ना। तो आर्थिक स्थिति के मामले में भारत की स्थिति जो थी वो बहुत कमज़ोर रही थी। हमने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विदेश नीति को अपनाया था, जिसमें विदेश नीति के अंदर हमने क्या अपनाया था, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाया था, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो सके। फिर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को उसके बाद हमारे देश में क्या आया, खतरनाक दशक आया, जहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ गया, बाढ़ पड़ गया, महामारी, सूखा, मौसम परिवर्तन, मतलब मौसम ने भारत का साथ नहीं दिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या आ गया था, खदान संकट आया। तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है, हम अगर एक नेता बनाते हैं या हम एक सरकार को चुनते हैं, क्यों, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए, देश का विकास करे, ठीक है। तो देश का अगर हम बात करें विकास के मामले में, वो बहुत ही धीरे गति से हो रहा था, उस स्पीड से नहीं हो रहा था जिस स्पीड से लोग सोचते हैं कि सरकार आएगी तो वो सारे काम करेगी। तो 1971 और 1972 के बाद के जो समय था उसमें सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ। जैसे कि आप बता रखा था, खदान संकट हुआ, खतरनाक दशक आया, उसके बाद भी हमारे देश की जो स्थिति थी उसमें कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो आई ही इसलिए थी कि वो क्या करेंगी, गरीबों के लिए कार्य करेंगी और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगी। मगर चुनाव जीतने के बाद भी हमारे देश की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। जो गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था 1971 के बाद, 1971 से पहले, वो बहुत कमज़ोर होता गया, क्योंकि गरीबों के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, जिस वजह से ये क्या होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा था। उसी वक्त सीमा विवाद भी बढ़ने लगा, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत इसमें जीत गया और अमेरिका ने भारत की मदद करनी बंद कर दी थी। ऐसा हुआ ना कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ही होगा, जिसमें पता ही है कि जो भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान जो है वो पूर्वी और पश्चिमी से मिलकर बना था, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बंगालियों जो बांग्ला थे, ठीक है, बंगाली, तो जो बंगाली थे उनके ऊपर जबरन यहाँ पे उर्दू थोपी जा रही थी। तो ये जो थे ना, ये भागकर भारत आ गए थे, भागकर भारत की शरण में आ रहे थे। जिसकी वजह से भारत ने युद्ध किया था और 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए थे। और इसके बाद अमेरिका ने भारत की हेल्प करनी बंद कर दी। भारत की हेल्प करनी, मदद करनी इसलिए भी बंद करी, मदद करनी बंद कर दी इसलिए करी क्योंकि जो अमेरिका की जो सैनिक गठबंधन था, तो जो सैनिक गठबंधन था उसका हिस्सा था पाकिस्तान, ठीक है।
इस वजह से अमेरिका ने भारत की हेल्प करनी बंद कर दी थी। ठीक है। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी, जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है। हमारे देश में इतने अच्छे कारखाने नहीं थे, नए नए कारखाने नहीं खोले गए थे। तो जब कारखानों की स्थिति सही नहीं है देश में, अर्थव्यवस्था की स्थिति अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बेकार है, तो इस वजह से क्या होने लगा था, बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। जो भी उद्योग थे उनमें ताले लगने लगे थे। खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। जब देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो ऐसे में क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया कि अब थोड़ा खर्च कम हो, क्योंकि पहले ही उन्होंने सैनिक पे खर्च कर दिया है, देश चुनाव हुए थे उसमें भी खर्च हुए, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। और अमेरिका जो है उसने हेल्प करनी भारत की बंद कर दी है, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। तो ऐसे में सरकार ने क्या फैसला लिया, जितने भी कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं उन सभी के वेतन में रोक लगा दी गई। ठीक है, कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से जो कर्मचारी थे जो काम करते थे वो गुस्सा हो गए। ठीक है। तो ये रीज़न रहा था हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मैटर, कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति जो है खराब होती गई। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्षेत्र आंदोलन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सब देखो, छात्र आंदोलन, सॉरी, तो छात्रों ने आंदोलन क्यों किया था, ऐसा क्या रीज़न हो गया था, तो हम वो पढ़ते हैं। तो अभी देश की आर्थिक स्थिति पड़ी। अब छात्र 1974 के फरवरी माह में, यानी कि 1974 का जो फरवरी था, उसमें गुजरात के छात्रों ने जो खदान का संकट है, खाने तेल, बढ़ती कीमत और जितने भी उच्च पद थे उन सभी पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उनके खिलाफ यहाँ के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। यानी कि गुजरात के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, जैसे खदान संकट, तेल, बढ़ती हुई कीमत, क्योंकि जब भी खदान संकट आया, जब खदान संकट आया तो क्या होने लगता है ना, खदान संकट की वजह से जो रोज़मर्रा की वस्तु होती है उसके दाम बढ़ा दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चीनी, क्योंकि चाय तो सभी पियेंगे, है ना, तो चीनी जैसे कि 15 रुपये किलो है, तो इसको 30 रुपये किलो कर दिया। ठीक है, 1 किलो। तो ये क्या हुआ, दाम बढ़ा दिए। तो इस तरीके से, और जितने भी उच्च पद थे, जैसे मान के चलिए उच्च पद में मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे, टीचर की अगर है या पुलिस की अगर नौकरी करनी थी, तो जितने भी ये पद थे, इन सभी पर अगर आपको नौकरी करनी थी, तो उन सभी पर आपको क्या देने पड़ते थे, पैसा देना पड़ता था, तब आपकी नौकरी लगेगी। यानी कि यहाँ पे क्या फैल चुका था, भ्रष्टाचार फैल चुका था। उसके विरुद्ध 1974 में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन किया। ठीक है। छात्रों का आंदोलन, जो छात्रों ने आंदोलन किया था, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी आ गई। अभी तक इन राजनीतिक पार्टियों को कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था कि वो इंदिरा गांधी को कैसे गिराए, अब इनके पास एक मुद्दा मिल गया था। ठीक है। तो छात्र आंदोलन को जितनी भी कांग्रेस, इंदिरा गांधी के विपक्ष की पार्टियां थी, उन सभी ने क्या करना, समर्थन देना शुरू कर दिया था, और ये इस तरीके से क्या होने लगा, व्यापक होने लगा था। गुजरात में छात्र आंदोलन की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। यानी कि ऐसा होता है ना कि जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्हें समर्थन दे रही है, तो जब आंदोलन बढ़ने लगा, व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है। जब इन्होंने व्यापक रूप ले लिया, तो जिसको देखते हुए
केंद्र सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ताकि वो आंदोलन को कंट्रोल कर सके। मोरारजी देसाई ने विधानसभा दोबारा चुनाव की मांग की और कहा कि अगर चुनाव नहीं हुए तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे समझना कि आपको पता है कि जब तीसरे प्रधानमंत्री को तत्काल चुनना था, तब ऐसे में ना दो ऑप्शन थे, एक तरफ थी इंदिरा और दूसरी तरफ थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये दोनों के दोनों प्रधानमंत्री के लिए खड़े थे, ठीक है। मगर इंदिरा गांधी जो थी वो जीत गई थी और ये जो थे मोरारजी देसाई वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई को यहाँ से जो निराशा थी, ठीक है, निराशा मिल चुकी थी और वो किसी भी तरीके से अब इंदिरा के विरुद्ध में मन ही मन में तो आ ही चुके थे, ठीक है। मगर इंदिरा ने जिस तरीके से 1971 में अपनी लोकप्रियता हासिल करी, उसके बाद और ज़्यादा इन दोनों के बीच में मतभेद जो थे यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। तो मोरारजी देसाई को एक जरिया मिल गया था, तो वो जरिया क्या था, गुजरात आंदोलन, गुजरात में छात्र आंदोलन, ठीक है, गुजरात में छात्र आंदोलन, जिसका समर्थन जो था मोरारजी देसाई ने किया और उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि विधानसभा के चुनाव कराए जाए, ठीक है, दोबारा से चुनाव कराए जाए, क्योंकि गुजरात के अंदर जो सरकार है, क्योंकि जो गुजरात में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। तो यहाँ के जो लोग थे वो कांग्रेस की सरकार को, हाँ, तो यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध में ही थे। और जब विधानसभा चुनाव दोबारा हो ऐसी मांग की गई और अगर चुनाव नहीं हुए तो ये भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे दोबारा से चुनाव कराए गए थे और जिसमें विपक्ष की जीत हो गई थी, ठीक है। तो भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही, विधानसभा के चुनाव दोबारा कराए गए जिसमें कांग्रेस की हार हो चुकी थी, ठीक। उन्नीस में देखिए अभी क्या था, अभी हमने पढ़ा गुजरात में ही चल रहा है, और 1974 में क्या हुआ कि अब बिहार के बाद ये जो आंदोलन था वो गुजरात के बाद ये आंदोलन जो था वो बिहार की तरफ पहुंचा, ठीक है। तो अब 1974 में बिहार में भी आंदोलन शुरू हुए, बिहार में भी छात्रों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया और जो बिहार के स्टूडेंट थे उन्होंने इनवाइट किया था जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को उन्होंने इनवाइट किया था, जेपी नारायण, इनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो बिहार के जो छात्र थे उन्होंने बिहार के जो छात्र थे उन्होंने जेपी नारायण को न्योता भेजा और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का वो हिस्सा बने, और जेपी नारायण ने बोला कि न्योता को स्वीकार
किया, मगर उन्होंने स्वीकार करने के बाद शर्त रखी ये शर्त ये थी कि सबसे पहले ये आंदोलन जो होगा वो अहिंसात्मक होगा, यानी कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, शांति से ये चलेगा। और दूसरा इन्होंने ये बात कही कि ये आंदोलन जो है वो सीमित नहीं रहेगा। सीमित का मतलब है ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये बिहार से आगे भी इस आंदोलन को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण के समर्थन मिलने के बाद ये आंदोलन जो था बिहार आंदोलन वो तेज़ी से बढ़ने लगा। और बिहार के जो लोग थे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और अब जेपी नारायण का समर्थन यहाँ पे बच्चों को मिल चुका था। तो जेपी नारायण के समर्थन के बाद समर्थन मिलने के बाद जेपी नारायण ने विरोध किया कांग्रेस का, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार से कांग्रेस को हटाने की मांग उठाई। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की, जिसमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके, ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की भलाई के लिए कार्य करे। और जयप्रकाश नारायण का मानना था कि जो इंदिरा गांधी है वो जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रही है, इसलिए वो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर वो बदलाव चाहते थे। बिहार की सरकार के खिलाफ घेराव करने लगे, बंद, हड़ताल, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। यानी कि देखिए अपना प्रदर्शन करने का तरीका यहाँ पे ये था, ठीक है। सरकार के विरुद्ध यहाँ पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। अब हमने बिहार छात्र आंदोलन पढ़े, अब है रेल हड़ताल। 1974 में रेल हड़ताल भी हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की शुरुआत हो गई थी। यानी कि जो रेल हड़ताल है वो शुरू हो चुका था। और हड़ताल जो वे कर्मचारी थे उनकी प्रमुख मांग ये थी कि उनको बोनस और सेवा को लेकर, ठीक है, वो सरकार से बोनस और सेवा को लेकर अपनी मांग रख रहे थे। सरकार कर्मचारियों के मांग के विरुद्ध में थी, ना तो वो बोनस देने के पक्ष में थी, और मतलब जो उनकी डिमांड थी ना बोनस और सेवा उनको दी जाए, तो सरकार ने इसका विरोध किया था कि वो इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेगी। कर्मचारियों के जब सरकार ने ना इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया तो बहुत इन लोगों को गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चले गए। जब कर्मचारियों ने हड़ताल किया तो कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए यहाँ पे नेता लोग आ गए, ठीक है, राजनीतिक पार्टियाँ आ गई थी। जैसे ही हड़ताल पे बैठे उनको समर्थन देने के लिए आ गए। वैसे ही क्या हुआ, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 20 दिन के बाद बिना समझौते के हड़ताल वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आपको पढ़ लेना है। फिर है नक्सली आंदोलन, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो नक्सली आंदोलन है क्या, तो पश्चिमी बंगाल का एक ज़िला है जिसका नाम है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में एक जगह है जो कि है नक्सल, ठीक है, नक्सल। तो नक्सल में क्या हुआ, किसान विद्रोह शुरू हो चुका था। यानी कि किसान जो थे वो ज़मींदार से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उन्होंने क्या किया, जब सरकार का विरुद्ध भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। बट कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कानून को तोड़ दिया, ठीक है। हम आंदोलन कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं, बट हम हथियार नहीं उठा सकते। ये क्या होगा, ये कानून के विरुद्ध काम होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, किसानों ने
शस्त्र विद्रोह कर दिया था, हथियार उठा लिए थे और किसानों को समर्थन देने के लिए आ गई थी मार्क्सवादी। ठीक है, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ, यानी किसानों को समर्थन देने आई मार्क्सवादी, और मार्क्सवादी के साथ इन्होंने क्या चला दिए, शस्त्र विद्रोह, यानी हथियार उठा लिए थे। और मार्क्सवादी जो है उसको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। इनका मानना है कि जो संसदीय प्रणाली होती है वो गरीबों के लिए काम नहीं करती है, वो पूंजीवादियों की तरफ देखती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। अगर जिसको संसद पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, उसे अपने संविधान पर विश्वास नहीं है। इनका मानना था कि भारत में लोकतंत्र एक दिखावा है और इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो याद रखना की बात यह है कि देखिए, मार्क्सवादी ने क्या किया, किसान को समर्थन दिया और इस नक्सल के किसानों को समर्थन दिया, और यहीं से इन्होंने क्या किया, शस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया भारतीय सरकार के खिलाफ, जिसको गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता है। या मैं आप लोग भूल ना जाओ तो समझा देती हूँ यहाँ पे। नक्सलबाड़ी के जो किसान थे वो जमींदारों से बहुत ज़्यादा, जमींदार प्रथा से दुखी थे। जमींदारों के द्वारा इन किसानों का शोषण होता था, तो ये बहुत ज़्यादा जो थे यहाँ पे दुखी थे। तो ये इनका विकास नहीं हो पा रहा था, सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही थी जिससे इनका विकास हो। उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो नक्सल के अंदर मार्क्सवादी दल, जिन्होंने समर्थन दे दिया किसानों को, और इस तरीके से, वैसे मार्क्सवादी जो दल है वो क्या नहीं बिलीव करती है, वो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। जो लोकतंत्र पर विश्वास ना करे, अपने संसद प्रणाली पर विश्वास ना करे, वो क्या कर सकता है। देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ है, हमारे संविधान में है। और जब तुम इनको नहीं मानोगे, इसको नहीं मानोगे, तो तुम किसे नहीं मान रहे हो, अपने संविधान को नहीं मानते हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी बातों को रखने के लिए इन्होंने शस्त्र विद्रोह किया था। समझ में आ गया होगा आपको कि नक्सलवादी किस तरीके से शुरू हुआ था। ठीक है, नक्सलवादी के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए थे। तो धनी जमींदारों की जो ज़मीन थी वो छीन ली इन लोगों ने। जब इन्होंने शस्त्र उठाए तो सबसे पहले देखो, जिन्होंने इनका शोषण किया था लंबे टाइम तक, उनसे जो इनकी ज़मीनें थी वो छीन कर गरीबों को दे दी गई। राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हथियारों का सहारा लिया गया। अन्य भाग में भी ये आंदोलन फैला, यानी कि नक्सलबाड़ी तक ही सीमित नहीं रहा, ये और भी जगह में फैला, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, है ना, जितने भी आदिवासी जगह थी वहाँ पर ये फैलना शुरू हो गया। तो आदिवासी वाले इलाकों में नक्सल बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे थे। लगभग 75 जिले जो थे वो नक्सलवादी के हिंसा से प्रभावित हो चुके थे। इन दलों में से कुछ खुली लोकतंत्र और पूंजीवादी को समर्थन दे रहे थे, यानी कि इसी में से क्या हो रहा था, जो नक्सलवाड़ी में शामिल थे उसमें से कुछ दल ऐसे थे जो लोकतंत्र को समर्थन दे रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो लोकतंत्र को एक तो समर्थन देने वाला पार्टी था और एक जो था इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, तो दो दल में बढ़ चुके थे। और इनके द्वारा क्या मांगे थी कि जो जबरन मजदूरी, ठीक है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, संसाधन जैसे कोयला, डीजल, है ना, हम वनों की कटाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सूदखोरों द्वारा शोषण, सूदखोरों का मतलब है जो ब्याज देते हैं,
ठीक है, उन सभी से मुक्त कराने की इनकी मांग थी। जबरन मजदूरी, जैसे कि आप देखते ही हो कि जो बहुत ही कम पैसों में क्या करते हैं, काम करवाने के लिए मजदूर ढूंढते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अगर सड़क बनानी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उड़ीसा झारखंड जैसे क्षेत्रों से कम पैसों में ये मजदूर खरीद के ले आते हैं और कम पैसों में मजदूरी करवाते हैं। तो वही चीज़ था उन्हीं की, इन्होंने क्या कहा था, इन सब चीज़ों से इन्हें मुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो जो इनका मजदूरी है वो उनको सही से मिलना चाहिए, संसाधनों का दोहन ना हो, यानी कि आदिवासी जिस एरिया में रहते हैं उनमें पेड़ पौधों को ना काटा जाए, वनों की कटाई ना हो, जो ब्याज देने वाले हैं, जो ज़मींदार होते हैं, किस तरीके से उनका शोषण करते हैं, वो सब चीज़ें ना हो, इनकी इन्होंने मांग की थी। अब नेक्स्ट है, अभी हमने सब पढ़ा, ठीक है, अब क्या हुआ देश के अंदर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब है न्यायपालिका के साथ संघर्ष। ठीक, सरकार के मौलिक अधिकारों में, सरकार जो थी मौलिक अधिकारों में कटौती करना चाहती थी। जो कि हमारा संपत्ति का अधिकार है उसमें काट छांट और नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर ज़्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया। यानी कि देखिए, हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार रखा हुआ है पार्ट 3 में, ठीक है, और मौलिक अधिकार की रक्षा करने का अधिकार किसको दिया है, न्यायपालिका को। तो जो सरकार थी ना, वो मौलिक अधिकार में जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसमें थोड़ी कमी लाना चाहती थी, उसमें थोड़ी कमी लाना चाहती थी, काट छांट करना चाहती थी। उसके बाद वो नीति निर्देशक मौलिक अधिकार से ज़्यादा मजबूत इसे बनाना चाहती थी। तो देखो, इसकी रक्षा ये करेगा, जैसी ही सरकार जो है इसमें कोई कमी करेगी तो वो किसको किसको चैलेंज कर रहा है, न्यायपालिका को चैलेंज कर रहा है ना। तो न्यायपालिका के द्वारा जो मतलब इस मौलिक अधिकार को से जब ज़्यादा शक्ति इसको दी जाने की बात हुई, संपत्ति के अधिकार में कमी की बात हुई, तो न्यायपालिका से बहस शुरू हो गई थी केंद्र सरकार की, जिसकी वजह से जब ये दोनों बातें हुई तो सरकार और न्यायपालिका इन दोनों के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गए, यानी कि मतभेद, ठीक है, तनाव शुरू हो गए। उसी वक्त क्या हुआ ना कि हम सरकार जो है वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी की और न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इस वजह से यह निर्णय विवादास्पद बन गया था। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नियुक्ति का मतलब सभी को पता ही होगा। तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको ही हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश घोषित करते हैं, ठीक है। मगर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको अनदेखा करके एक अलग न्यायाधीश A.N. रे को, न्यायमूर्ति A.N. रे को उन्होंने क्या बना दिया, जज बना दिया। तो जो हमारी सरकार पहले से करती आई है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है
उससे अलग चल के यहाँ पे जब काम किया गया और इन वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करी गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सरकार और न्यायपालिका में तनाव, मतभेद वो और भी ज़्यादा बढ़ते चले गए। आपातकाल की घोषणा 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के लोकसभा जीत को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, उनके जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने साफ कह दिया कि इंदिरा गांधी जो है वो लोकसभा में जो जीती हैं वो गलत तरीके से जीती हैं। ठीक है, इस वजह से उनको क्या होना है, अपनी पद से इस्तीफा देना होगा। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को स्थान मतलब उच्च न्यायालय ने जो ये इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने ये बोला था कि जो लोकसभा की जीत है वो गलत तरीके से जीती गई है, संविधान की तरीके से नहीं जीता गया है। तो न्यायपालिका में इंदिरा गांधी ने ये बात रखी, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता कि कौन सही है कौन गलत है, तब तक इंदिरा गांधी जो है वो सांसद तो बनी रहेंगी, मगर मंत्रिमंडल के बैठक में वो भाग नहीं लेंगे। मंत्रिमंडल, आप लोगों को पता है कि मंत्रिमंडल का जो मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जब बैठक होती है तो प्रधानमंत्री उसमें होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इंदिरा गांधी जो है वो सांसद तो रहेंगी, मगर वो किसी भी कार्य में भाग नहीं लेंगी। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और जितने भी विपक्ष दल थे उन सभी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के विरुद्ध इस्तीफे की मांग शुरू हो चुकी थी कि अब इंदिरा जो है वो गलत तरीके से जीती है, तो भाई इंदिरा को हटाओ यहाँ से, इस तरीके की मांग शुरू हो गई। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के विरुद्ध में दिल्ली रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जो कि इंदिरा के इस्तीफा के लिए चलाया गया था। ठीक है, जेपी नारायण के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जो थे वो यहाँ पे किसकी मांग कर रहे थे, असहयोग की बात कर रहे थे, असहयोग आंदोलन चलाने की बात कर रहे थे। कि यहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सेना, पुलिस, वो सभी के सभी जो हैं वो सरकार के आदेशों का पालन ना करें। ठीक है, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इलाहाबाद ने ऑलरेडी कह दिया था ये गलत तरीके से बनी है। ठीक, घटनाओं को देखते सरकार ने आपातकाल की घोषणा लगा दी। जिस तरीके से घटनाएं घटने लगी, इंदिरा के विरुद्ध में इस्तीफे की मांग जिस तरीके से उठने लगी, वो सब को देखते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। 25 जून 1975 के दिन मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया था। 352 का जो अनुच्छेद 352 है, देश में गड़बड़ी की आशंका से हम क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। ये वाला अनुच्छेद लगा के उन्होंने लगाया था। तो आपातकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो जैसी आपातकाल की घोषणा हुई तो सारी शक्तियाँ जो थी वो सरकार के हाथ में आ गई थी। लोगों के मौलिक अधिकार जो थे वो सारे के सारे छीन लिए गए थे। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। क्या हुआ था ना कि तो जिस तरीके से समस्याएं इंदिरा गांधी के लिए खड़ी होती जा रही थी, जिस तरीके से देश की स्थिति होती जा रही थी इंदिरा विरुद्ध में, तो उन्होंने क्या किया, रातों ही रात जो राष्ट्रपति थे उनके पास गई और आपातकाल लगाने की उन्होंने सिफारिश कर दी थी। और मंत्रिमंडल को पता भी नहीं था कि देश में आपातकाल लगने वाला है। इंदिरा गांधी ने इस तरीके से आपातकाल लगाया था।
घोषणा करते ही आधी रात के बाद अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई थी। जैसे ही इन्होंने आपातकाल की घोषणा करी, वैसे ही जितने भी न्यूज़पेपर ऑफिस हैं, उन सभी की बिजली काट दी गई थी। विपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जितने भी विपक्ष में नेता थे और जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी जो इंदिरा के विरुद्ध में थी, और जितने भी लोग, ठीक है, जिन पर उन्हें शक था, उन सबको इन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया था। सरकार ये कह रही थी कि गंभीर संकट की घड़ी आ गई है, जिसके वजह से आपातकाल लगाया जा रहा है। संविधान ने आपातकाल के दौरान सरकार को विशेष शक्तियां दी हैं और इंदिरा मंत्रिमंडल को 26 जून को पता चला था कि आपातकाल लग गया। यानी कि खुद इंदिरा गांधी का जो मंत्रिमंडल है, उन्हें भी नहीं पता था कि देश में आपातकाल लग रहा है। सर, अब क्या है, आपातकाल का परिणाम क्या हो? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आपातकाल का परिणाम क्या रहा? आपातकाल लगा तो फिर रिजल्ट क्या रहा? सरकार के विरुद्ध जितने भी आंदोलन हो रहे थे, वो सारे के सारे रुक गए, हड़ताल रुक गए। विपक्ष नेताओं को कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया छापने से पहले वो जो भी छापेंगे उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सरकार है, जब उन्होंने आपातकाल लगा दिया तो जो लोगों को आज़ादी है लिखने की, अपनी विचार रखने की, उस पर रोक लगा दी गई। समाचार पत्रों को ये कहा गया कि अगर आप कुछ भी छापते हो, सबसे पहले हमारी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ये जो परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी को क्या कहा गया? प्रेस सेंसरशिप कहा गया। समाज के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इस आधार पर जितने भी धार्मिक संगठन थे, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि रोक लगा दी गई। जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जामत ए इस्लामी। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और अधिकारों के लिए अदालत भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो आपातकाल लगता है तो उस समय में सारी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। फिर क्या है? निवारक नज़रबंदी। ठीक है, निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है कि ये आदमी जो है, ये किसी का कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसने पहुंचाया नहीं है, पहुंचा सकता है। इस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाता है। और निवारक नज़रबंदी का प्रयोग आपातकाल के दौरान किया गया, जहां पर बहुत सारे कर्मचारियों को, राजनीतिक दलों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण। गिरफ्तारी के बाद याचिका दायर नहीं कर सकते, यानी कि जिनको भी आप गिरफ्तार किया जा रहा है, वो लोग कोर्ट में, अदालत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो कोर्ट में याचिका देकर बेल प्राप्त कर लेता है और बाहर आ जाता है, तो यानी आपको बेल नहीं मिल सकती है। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो फिर गिरफ्तार हो गए, आप अदालत नहीं जा सकते। हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपातकाल के दौरान जो सरकार है वो नागरिकों के जो जीवन जीने का अधिकार है, वो सारे अधिकार वापस ले सकती है। और उसके बाद उन्होंने नागरिकों के लिए भी अदालत बंद कर दिए थे। प्रतिरोध की घटनाएं। राजनीतिक जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या हुए, जब अरेस्ट होने लगे और निवारक नज़रबंदी बड़े पैमाने पर यूज़ की गई, तब वो कार्यकर्ता वो छुप गए और उन्होंने सरकार के विरुद्ध अभियान चलाया। प्रेस पर रोक। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी प्रतिबंध का विरोध करना शुरू किया। इन्होंने विरोध का मतलब ये नहीं प्रदर्शन करने लगे, इस तरीके से नहीं। जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था, वह जगह खाली छोड़ दी जाती थी। इस तरीके से इन्होंने अपना विरोध जाहिर किया था सरकार के विरुद्ध। फिर पुरस्कार वापस कर दिए गए, तो पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक ने लोकतंत्र के दमन का विरोध किया और जो उनको
पुरस्कार मिले थे वो उन्होंने लौटा दिया। संविधान में संशोधन। आपातकाल के दौरान हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किए। इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो पद हैं उसे आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो, ठीक है। उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट में आप कार्रवाई की बात नहीं रख सकते हो, कार्रवाई नहीं हो सकती है उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में। आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन किया गया, यानी 42 संशोधन किया गया, जिसमें विधायक का जो कार्यकाल था उसे 6 वर्ष कर दिया गया, यानी कि हमारे यहाँ पे 5 वर्ष का होता है और इन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया था, ठीक है। 42वां संशोधन किया था इन्होंने, जिसमें विधायक का कार्यकाल 6 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं मतलब घटी, ठीक है। तो लोगों ने क्या क्या बातें बोली उसके बारे में है। तो पक्ष ने बोला कि जिस तरीके से बार बार प्रदर्शन हो रहा था, हड़ताल हो रहे थे और आंदोलन चल रहे थे, वो लोकतंत्र को बाधा पहुंचा रही थी, लोकतंत्र के कामों में रुकावट बन रही थी। वहीं पे विपक्ष ने कहा कि जन आंदोलन करना ये लोकतंत्र में उनका अधिकार होता है और इंदिरा गांधी ने उनके अधिकारों को छीना था, ठीक है ना। और लोकतंत्र का मतलब वो जो है एक संकट आ गया था कि भाई हम एक आंदोलन नहीं कर सकते, हम सरकार के विरुद्ध अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। विरोधी जो थे उनके द्वारा और गैर संसदीय राजनीतिक सहारा लेना, यानी कि आपातकाल लगाने का ये भी रीज़न था कि जो विरोधी थे ना वो राजनीतिक सहारा लेकर इंदिरा का विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे। तो वहीं पे विपक्षों ने बोला, जो लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे, आपातकाल का जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि निवारक नज़रबंदी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया और सहज जांच में पता चला कि 1,11,000 जो थे कार्यकर्ता, मतलब जो लोग थे, उनको निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया था। वहीं पे सरकार ने जो डाटा जाहिर किया था वो था 676 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, बट सहज जांच जब हुई तब पता चला 1,11,000 जो राजनीतिक कार्यकर्ता और जो शक के आधार पर गिरफ्तार किए गए थे उनकी संख्या थी। सरकार ने कार्य के विरुद्ध तथा विद्रोह करके अड़चन पैदा करना बताया। सरकार ने कहा कि जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है उसके कामकाज में ये विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो वो सरकार के कार्य को अड़चन पहुंचा रहे हैं, उनके में काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया था, जो आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके होंगे। मगर जैसी आपातकाल लगा तो उनको अपना ये जो निर्णय था कि उन्होंने समर्थन दिया था इंदिरा गांधी को, उस पर उनको बहुत ज़्यादा अफसोस फील हुआ था। अधिकारी पद का गलत प्रयोग किया गया था, यानी आपातकाल के दौरान ना ये चीज़ें भी देखने को मिली थी कि इंदिरा गांधी का जो छोटा बेटा था संजीव गांधी, उन्होंने ना सरकारी कामकाज में बहुत दखल अंदाजी करी थी। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो इस तरीके से काम करते थे कि इंदिरा गांधी और मंत्रिमंडल को पता भी नहीं चलता था कि ये काम जो है इन्होंने कर दिया है, ठीक है। इस तरीके की दखल अंदाजी होती थी। मगर उन्होंने आपातकाल के दौरान उन्होंने जो है किस तरीके से शक्ति का दुरुपयोग किया था, अपनी माँ, उनकी जो माँ थी वो प्रधानमंत्री थी और उन्होंने उनकी शक्ति का किस तरीके से दुरुपयोग किया था। उन्होंने दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियाँ थी उसको हटा दिया और जबरन नसबंदी उन्होंने करवाई थी। पुलिस की यातना से पुलिस हिरासत में मौत भी हो गई थी। यानी आपातकाल के दौरान जो विपक्ष ने बोला कि किस तरीके से संजीव गांधी ने
किसी पद पर ना होकर भी अपनी माँ का फ़ायदा उठाया, उनके पद का फ़ायदा उठाया, उन्होंने बताया। और सेकेंडली उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पुलिस ने जो निवारक नज़रबंदी के तहत अरेस्ट हुए थे उनको किस तरीके से यातनाएं दी गई, ठीक है, और जिसके वजह से उनकी वहीं पर मौत हो गई थी, हिरासत में ही मौत हो गई थी। आपातकाल के बाद लोगों को समझ में क्या क्या चीज़ें आ गई थी, तो सबको समझ में पहले तो ये आ गया था कि लोकतंत्र की ताकत क्या है, ठीक है। अदालत ने नागरिकों के अधिकार की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकारों की रक्षा तथा संगठन बना, यानी कि अदालत ने क्या किया, जिस तरीके से हमारा जो संविधान है वो नागरिकों की अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका के हाथ में सौंप के किया हुआ है, ठीक है। वहीं पर उन्होंने इस चीज़ को बरकरार भी रखा और लोगों के अधिकारों की उन्होंने रक्षा भी करी, और कुछ संगठन बनाए थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे आपातकाल के दौरान। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द की जगह पर शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि जो आंतरिक अशांति है तब आप आपातकाल लगा सकते हो, उस जगह पे अब लगा दिया गया है शस्त्र विद्रोह। आपातकाल दौरान सरकार द्वारा पुलिस तथा प्रशासन को अपने राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने पुलिस को और जो जितने भी सरकारी कर्मचारियां हैं उनको राजनीतिक औजार बना के उन्होंने इस्तेमाल किया था। आपातकाल के बाद राजनीतिक जनवरी 1977 में विपक्ष पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया, ठीक है। तो अब जैसे आपातकाल ख़त्म हुआ उसके बाद राजनीतिक ने क्या मोड़ लिया भारत के अंदर उसके बारे में है। तो 1977 में विपक्ष की पार्टी जितनी भी थी सबने मिलकर जनता पार्टी का गठन कर दिया, और कांग्रेस के जो नेता थे बाबू जगजीवन, उन्होंने अपनी एक पार्टी थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, उसका गठन किया और उसको भी किसमें मिला दिया, जनता पार्टी में मिला दिया था उन्होंने। आपातकाल का मुद्दा इन सभी ने उठाया, यानी जनता पार्टी ने आपातकाल का मुद्दा था। देखो जैसे आपातकाल ख़त्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आपातकाल हटाया उन्होंने, और लोकसभा को उन्होंने भंग कर दिया। तो लोकसभा को भंग किया तभी चुनाव हुए, और चुनाव शुरू हुए तो चुनाव में जो जितने भी विपक्ष थे वो सभी ने क्या बनाया, जनता दल बनाया, जनता दल का निर्माण हुआ, और जो चुनाव हुए इसमें कांग्रेस की हार हुई और जनता दल जो थी वो जीत गई, ठीक है। ये राजनीतिक असर हुआ था आपातकाल के बाद। तो इन खुद उत्तर प्रदेश के रायबरेली, यहाँ से इंदिरा हार गई, इनका बेटा संजीव गांधी भी हारा, ठीक है। और उत्तर भारत में कोई भी सीटें इन्हें प्राप्त नहीं हुई। उत्तर भारत में क्यों नहीं जीती, तो इसका रीज़न ये था उत्तर भारत में ना जीतने का, क्योंकि इनका जो बेटा था संजीव गांधी उसने बहुत ही ज़्यादा शोषण किया था, यहाँ पे नसबंदी कराई, झुग्गी बस्तियों को निकाल फेंका, जिसके वजह से यहाँ के जो लोग थे वो कांग्रेस से चिढ़े हुए थे, जिसकी वजह से उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं मिली थी। अब है जनता की सरकार, ठीक है। यहाँ पे जनता पार्टी जीती और जनता पार्टी जो है वो सरकार में आई। तो यहाँ पे जब सरकार के रूप में आई तब यहाँ पे प्रधानमंत्री को लेकर
प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर चिन्ह पड़ गए, जिसमें से 2 दावेदारी थी, एक थी मोरारजी, ठीक है। तो मोरारजी को प्रधानमंत्री बनाया गया और ये 18 महीने तक तो मोरारजी देसाई और जगजीवन के बीच में प्रधानमंत्री को लेकर बहस चली और मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने, मगर 18 महीने के बाद इन्होंने अपना समर्थन खो दिया उनकी पार्टी में। तो फिर क्या हुआ, फिर आगे चल के बहुमत इन्होंने खो दिया। फिर चरण सिंह के नेतृत्व में दूसरी सरकार बनी, मगर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चरण सिंह सिर्फ 4 महीने की सरकार बना के रह गए। यानी कि ये जो चरण सिंह थे इनको समर्थन दे दिया, फिर ये प्रधानमंत्री बने और ये सिर्फ प्रधानमंत्री 4 महीने तक ही बने रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी इनका हाथ हट गया और ये भी प्रधानमंत्री से। फिर 1980 का चुनाव, 1980 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता दल जो है वो हार गई, क्योंकि इनके पास एक अच्छा कह सकते हैं एक 1980 का जब लोकसभा चुनाव हुए तो जनता दल हार गई, क्योंकि जनता दल के पास एक अच्छी रणनीति नहीं थी जिसकी वजह से ये यहाँ पे टिक सके। 1980 के चुनाव में जनता दल की रणनीति राजनीतिक में इतनी अच्छी नहीं थी, रणनीति इतनी अच्छी नहीं बनाई थी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ही इन्होंने फेस इतना ताकतवर नहीं रखा था, ठीक है। तो रणनीति जब इतनी अच्छी नहीं रही तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 1980 का चुनाव ये हार गए और कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापस आ गई थी, ठीक है। 1980 के चुनाव में कांग्रेस को 353 सीटें मिली। 77 और 69 के चुनाव में ने लोकतांत्रिक सरकार को ये सबक सिखा दिया था, यानी कि जब वो जीती थी और जो आपातकाल लगाया था, ठीक है, उसके बाद उनकी हार हुई इंदिरा गांधी की, तो वो उनको सबक मिल चुका था कि सरकार या दल के अंदर कलह हो तो मतदाता सरकार को दंड देती है। यानी कि जो वोट है, अगर सरकार ढंग से काम नहीं करेगी, सरकार अगर जनता की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करेगी तो जो वोटर हैं वो सरकार को दंड दे सकती है। आपातकाल के बाद चुनावों में दलीय व्यवस्था के भीतर बदलाव आ गए थे। अब है शाह आयोग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपातकाल जांच के लिए जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश J.C. शाह के अध्यक्ष में जांच आयोग को नियुक्त किया था। यानी कि आपातकाल में क्या घटनाएं घटी, क्या हुआ जो हमें नहीं पता, ठीक है, इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या चीज़ छुपाई, तो उन सब चीज़ों की जांच होने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसे शाह जांच आयोग कहा जाता है और ये इन्हीं के नाम पे रखा गया था। आपातकाल का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था। इस आयोग की रिपोर्ट में ये बात रखी गई, समाचार पत्रों के दफ्तर की बिजली बंद करना ये गलत था। मीसा का दुरुपयोग हुआ यहाँ पे। प्रधानमंत्री के आदेशों पर कार्य तथा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई, यानी कि जो निवारक नज़रबंदी था वो शाह जांच में पता चला कि वो इंदिरा गांधी के कहने पे किया गया था। आधिकारिक पद पर न होने के बाद भी सरकारी कामकाज में दखल देना, शाह जांच में ये पता चला कि ऐसे भी कुछ लोग थे जो अधिकारी पद पर नहीं थे, फिर भी वो सरकार के कामों में दखल अंदाजी दे रहे थे। जैसे कि उत्तर भारत में गांधी जी के इंदिरा गांधी का जो छोटा बेटा था, उन्होंने ये किया था नसबंदी, झुग्गी बस्तियों को हटाना, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 7, ये था आपका चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। PDF के लिए आप मुझे ऐड कर सकते हो, ज्योति झा 85
अ,